इवनिंग दोस्तों, सोनी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्विक रिवीजन मॉड्यूल देखेंगे और इसमें ना पूरी कंप्लीट लक्ष्मीकांत को शॉर्ट वे में कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं आपके विजन आईएएस के, और आपके ये रहेगा यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। आप इस सीरीज़ को देखना और प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है भाई बोलने में। और तो अभी स्टार्ट करते हैं। और इसमें ना सारा कंप्लीट आपकी राज्य व्यवस्था है, और एक वीडियो में नहीं होगी, कम से कम आपको ये 5 से 7 वीडियो लग जाएंगे इसको बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है लक्ष्मीकांत थोड़ी बड़ी है और हमें भी उसके लिए पढ़ना है, तो हमारा भी रिवीजन हो रहा है और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इसको अगर कंप्लीट देखते हैं ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन जा सकता है आरओ में या पीसीएस में, कोई बाहर नहीं जाएगा। आप इसको 1 या 2 बार आप जैसे ही देख लेंगे ना, या नोट्स वाला लेना, या आप मुझे बोल देना कमेंट में कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, है ना। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों देखते हैं? क्योंकि जब हमारा देश जो है भारतीय संविधान पर टिका हुआ है, ठीक है। और संविधान के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से रिफॉर्म हुए और किस तरह से संविधान को बनाया गया। इसलिए जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के बाद में क्या क्या रिफॉर्म हुए, ठीक है। जैसे और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहाँ से तुम्हारे संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या क्या बीच में रिफॉर्म हुए, तो उन सभी को इसमें कोडेड किया गया है। और आप इसको अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये क्लासेस। और आपको फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए किसी भी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको देखने के बाद में, ठीक है। आप खुद ही बताओगे कि ये बेस्ट है। तो अभी स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक। तो क्या है इसमें, जैसे भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व पारित किए गए नियमों और अधिनियमों में खोजा जा सकता है। उन्हें 2 समूह में श्रृंखलाबद्ध किया गया है। इसका कहने का मतलब है, जैसे भारतीय संविधान की जो उत्पत्ति और विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, तो भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व किए गए जो नियम और अधिनियम थे, है ना, उनमें आज के संविधान को खोजा जा सकता है, ठीक है। जो आज का जो संविधान है कहीं ना कहीं उनसे रिफॉर्म होकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 श्रृंखलाओं में बांट दिया गया था। किसको? जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको 2 श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ठीक है। पहला है कंपनी का शासन चला था, है ना। कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हुआ था, स्टेबलाइज हुई थी। और फिर वो भारत आई। भारत आने के बाद में उसने कंपनी में व्यापार किया। व्यापार करने के बाद में प्रशासन को संभालने लग गई, ठीक है। तो उस काल को क्या कहते हैं, उसको कंपनी का शासन काल कहते हैं, ठीक है, शासन कहते हैं। जिसका जो टाइम पीरियड रहा था वो कितना है, 1773 से 1858 तक रहा है, उसका कंपनी का शासन रहा है। वहीं फिर कंपनी के शासन के बाद में किसका शासन आता है? क्राउन का शासन। क्राउन का शासन मतलब कि जो ब्रिटेन महारानी है ना, उस जो ब्रिटेन के राजा हैं उनका सीधा आपका शासन नियंत्रण हो गया भारत पर, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड रहा था 1858 से 1947 तक ब्रिटेन क्राउन का राज रहा। अब ये देखो 1773 से 1858 का क्या है, संकेत कैसे स्टार्ट होती है। जब आपका हुआ था 1764 में, आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में 1764, इसमें क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और इससे पहले क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला को मारा जाता है ना। उसके बाद में फिर सभी की संयुक्त सेना आती है, ठीक है। इसमें शाह आलम द्वितीय आता है और मीर कासिम है, ठीक। तो इनके जो नेतृत्व था उसमें 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। और वहीं अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ों को ये बक्सर युद्ध में विजय मिली, जीत गए वो, है ना। जीतने के बाद इसमें दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद आरंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इनको दीवानी अधिकार मिलने स्टार्ट हो गए थे कंपनी को। और वहीं दीवानी अधिकार मिल गए तो उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका जो टाइम पीरियड रहा कंपनी का 1773 से 1858 रहेगा। वहीं क्राउन का शासन देखेंगे तो 1858 से 1947 तक रहा। जब ये का सिर्फ स्टार्ट हुआ तो 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह के बाद में क्या हुआ, 1858 का अधिनियम लाया गया था, जिसमें क्राउन का शासन पूर्ण रूप, कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, क्राउन का शासन आ गया था, मतलब ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण भारत पर आ गया। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और इतिहास के महत्वपूर्ण क्रिया विकास कैसे रहे। जैसे कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान है, उसकी उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इतिहास क्या रहा, और उसमें महत्वपूर्ण जो क्रम प्रक्रिया विकास हुआ है ना, उसको देखते हैं। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे विधान परिषद, विधानमंडल और गवर्नर की परिषद है, उसमें उनको बनाया गया। फिर भारतीयों को उसमें शामिल किया गया, ठीक है। और पहले बजट पर आपको बहस नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। फिर उसके बाद में 1892 आने के बाद में पूरक प्रश्न भी पूछने लग गए, ठीक है। तो ये क्या है, रिफॉर्म है, क्रम विकास है किसका, भारतीय संविधान का। आप देखो
अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 1600 ईस्वी, ठीक है, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, व्यापारियों के रूप में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, ठीक है। तो भारत में पहले ही आ गए थे, लेकिन जब कंपनी की शुरुआत हुई थी 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी में ही ये बनी हुई थी, ठीक है। फिर आता है 1765 में शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था, दीवानी अधिकार मिल गया था। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। फिर उसके एक साल बाद 1765 में शाह आलम द्वितीय ने क्या कर दिया था, कंपनी की दीवानी को अधिकार दे दिया, ठीक है, ये दबाव में दिया गया था। फिर आता है आपका 1773 का, ठीक है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1773 के ये कंपनी का शासन होता है, 1773 से 1858 का ये टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद में आता है 1781, इनके बारे में डिटेल नीचे देखेंगे क्योंकि ये अभी आपकी डेट है, ईयर है, ईयर के हिसाब से देख लो। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन देखेंगे। PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF बता सकते हैं, PDF लिख दो, मैं आपको टेलीग्राम से ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब कि सेटलमेंट एक्ट आया। इसका क्या मतलब था कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसमें कुछ खामियां थी, तो खामियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। फिर आता 1784, इसमें पीट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। फिर आता है 1813 का, जिसको चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में 1833 का भी चार्टर्ड एक्ट था। फिर 1853 का भी चार्टर्ड एक्ट था। 1857 का विद्रोह हो गया। फिर उसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम आ गया। भारत शासन अधिनियम आया था जब क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। वहीं 1861, 1892 और 1909 तक क्या चला, भारत परिषद अधिनियम चला, ठीक है। 1858 का तो भारत शासन अधिनियम था, लेकिन 1861, 92 और 1909, ठीक है, तो ये कौन सा रहा था, भारत परिषद अधिनियम। फिर वहीं 1919 में भारत शासन अधिनियम फिर से आया। और फिर 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत 1932 में, और 1935 में भारत शासन अधिनियम, और वहीं 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ले आया। और क्राउन का शासन तो मैंने बता दिया 1858 से 1947 तक रहा। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या क्या हुआ कंपनी के शासन के अधीन, संवैधानिक विकास क्या क्या रहे। जब कंपनी का शासन था ना, उस समय जो संवैधानिक जो विकास था वो क्या करा, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से जाना लगा, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर था ना, गवर्नर था, वो पद था, उसको बंगाल के गवर्नर के रूप में जानने लगे। मतलब कि पहले तो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, फिर उसको गवर्नर जनरल के रूप में जाने लगे थे 1773 के रूप में। फिर आता है आपका बम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर था ना, वो हेड ऑफ स्टेट हो गया। उसमें कौन कौन से शामिल हो गए, आपके बॉम्बे और मद्रास, दोनों किसके अंतर्गत आ गए थे, बंगाल का, ठीक है। और बंगाल का कौन था, गवर्नर जनरल बन गया था, किसके थ्रू, 1773 के थ्रू। फिर आता है केंद्रीय शासन का आरंभ हो गया था यहाँ से, ठीक है। 1773 से केंद्रीय शासन का आरंभ देखा जाता है। वहीं फिर देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए अनिवार्य किया गया कि वह भारत की इसके राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजें। ना एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया था 1773 में। फिर 1774 का आया था आपका फोर्ट विलियम्स में पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत कम शक्तियों का गठन किया गया था। मतलब कि जब 1773 में तो ये निर्णय हो गया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो की जाएगी, लेकिन जब 1774 आता है उसमें स्थापना होती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ थी वो सीमित स्तर की थी, है ना। और फिर उसके बाद में देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से PCS उड़ा सकता है। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का जो टाइम पीरियड रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट आता है आपका 1784 में। इसको सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें शासन की दोहरी व्यवस्था, जैसे वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लागू की। मतलब COD और BOD को लाया गया, जिसमें दोहरी व्यवस्था हो गई। जैसे वाणिज्यिक कार्य करने थे, वाणिज्यिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती थी, है ना, और राजनीतिक कार्य करना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, ठीक। BOD थी राजनीतिक कार्यों के लिए और COD थी वाणिज्यिक कार्यों के लिए, ठीक है। फिर ये आपका चल रहा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या रकम थे, ठीक है। फिर आता है आपका कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक मजबूत बनाकर कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी, अधिक शक्तिशाली होगी। फिर आता है आपका चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 देखें तो भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, एकाधिकारिक और अफीम के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। मतलब जो 1873 का एक्ट आया था ना, उसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जैसे चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
फिर 1813 में ही विज्ञान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे। किसमें? 1784 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में विज्ञान शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए। वहीं देखें तो भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक प्रावधान किया गया था। मतलब कि 1813 में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का वादा किया था किसने? ब्रिटिश सरकार ने। फिर उसके बाद देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 आता है। चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या है कि केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाना, ठीक है। किसका? चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो केंद्रीकरण की दिशा का पहला कदम था। मतलब कि जैसे केंद्रीकरण हो रहा ना था एक जगह पे, सेंट्रल पावर, वही है ना। फिर आता आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में। आपका जो बंगाल का गवर्नर था 1833 में, बंगाल का गवर्नर था, उसको भारत का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। इस अधिनियम का एक नाम सेंट हेलेना एक्ट भी है, ठीक है। सेंट हेलेना एक्ट के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो 13 नंबर का, ठीक है। वहीं फिर देखें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट ही विधायक शक्ति या कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 100% आ सकता है कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, क्योंकि अभी चर्चा में चल ही रहा है तो हो सकता है कि शायद आ जाए। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के प्रस्ताव को लागू करने का असफल प्रयास किया गया, ठीक है। तो किसका प्रयास असफल किया गया? कि जो सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता है ना, उसके प्रस्ताव को लागू का असफल प्रयास किया गया। मतलब असफल प्रयास किया था कि मन नहीं था उनका करने का, इसलिए उन्होंने दिखावे के लिए ये प्रयास किया था। तो ये किस में आता है? 1833 का अधिनियम में, है ना। फिर आता है भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। मतलब भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए क्या किया गया? लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया, ठीक है। ये आपका 1833 का है। फिर उसके बाद में देखें जैसे चाय और चीनी के साथ व्यापार, तो जो 1813 में चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर आप व्यापार कर सकते हैं। वहीं अगर 1833 का एक्ट देखें तो चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। मतलब कि अब चाय और के व्यापार पर पूर्ण तरह से आपका लाइसेंसी प्रक्रिया हो गई, गवर्नमेंट के अंडर में देखने वाली संस्था हो गई। फिर यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना है वो कौन बना है? विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं 1833 के बाद में आता है चार्टर्ड एक्ट 1853, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1853, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विधायी और विधायी ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं 1853 का हो गया। 1853 के बाद में देखते हैं आपका 1858 का, जो भारत शासन अधिनियम के नाम से आता है। ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा अधिनियम किस नाम से आया था। जैसे भारतीय परिषद अधिनियम कहाँ से? 1861 से आते हैं। कहाँ तक चलते हैं? 1909 तक ये आपके चलते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे जैसे 1858 में क्या आया था? भारत का शासन, ठीक है। भारत का पर शासन के भार को कंपनी से हटाकर क्या कर दिया? ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, ठीक है। कंपनी से हटाकर क्या ब्रिटिश ताज के हवाले कर दिया था 1858 में। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद दे दिया गया 1858 में। जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसको वायसराय का पद दे दिया गया। ये किस में आ रहा है आपका? 1858 के अधिनियम में, है ना। फिर आता है भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया, ठीक है। वहीं पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अधिनियम के थ्रू अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है गवर्नर को? तो वो कौन सा है ना? आपका होगा 1892 ही है शायद, या 1861 में ही क्या हुआ है? तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करी तथा वायसराय के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई। बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में द्वैध विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है। फिर देखते हैं आपका भारतीय परिषद अधिनियम। अच्छा, ये भी रह गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। 1861 में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। अगर ये सवाल पूछता है कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? तो 1861 का माध्यम था, जिसमें आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की तो शुरुआत की गई, ठीक। फिर वहीं देखें नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंटी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया था।
अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस एक्ट के थ्रू बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी की क्या हो जाती है, विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि जो चीफ विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हैं तो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है ना, उनकी विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया जाए, जिससे ताकि वो अपना घर चलाएं। फिर आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी है। ठीक है, केंद्र हो, प्रांतीय हो और परिषद है, उसमें क्या गैर सरकारी है। सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। ठीक है, सदस्यों की संख्या को क्या बढ़ा लिया गया है। और जैसे ही अब विधान परिषद के, अब यहाँ देखेंगे विधान परिषद के कार्यों के विस्तार किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा आदि करना। ठीक है, तो ये किसके अंदर माना गया है कि 1892 है ना, उसमें आप विधान परिषद के कार्यों में विस्तार किया गया था और बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी मिला था भारतीयों को। ठीक, और यहीं देखें कि भारतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कैसी है, संख्या को बढ़ाया गया था। जैसे भारतीय विधानसभा है ना, उसमें गैर सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। फिर देखते हैं 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 देखें तो इसमें क्या है, इसे माल्य मिंटो ने सुधार किया था। किसने, माल्य और मिंटो ने बाहर कर दिया जाता है। केंद्रीय और प्रजातीय विधान परिषदों को सदस्यों को संख्या बढ़ाई गई है। वहीं देखें कि मुस्लिम के पृथक निर्वाचन का मंडल प्रावधान किया गया था 1909 में। ये कई बार पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए अलग से ठीक है निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, तो पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियों के दायरे का विस्तार किया गया और अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प आदि करना था। अब क्या कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछना है, बजट है पर संकल्प है रखना आदि है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ संघीय न्यायपालिका का गठन क्या हुआ। ठीक है, फिर आता है आपका 1919 का अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ठीक है सुधार भी कहा जाता है। किसको, 1919 के संविधान में जो वर्णित है। वहीं उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई है और प्रांतीय स्तर पर डायरकी अर्थात प्राथमिक स्तर पर डायरकी अर्थात मॉन्टेग्यू इसे मॉन्टेग्यू और विधान परिषद वर्चुअल ठीक है। फिर आता है 1858 का, मैंने बताई दिया 1919 हो गया, 1909 भी हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ग्लिच कर गया था इंटरनेट इस वजह से। द्वैत शासन की बात करें तो द्वैत शासन का आरंभ भी आपका 1919 के माध्यम से हुआ है ना। इसका हुआ है और शासन के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विभाजन केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई। किसकी, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई है, तो वो था आपका 1909 का एक्ट। परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जैसे कि सर्वेश प्रदासत सिन्हा ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक, 1919 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं आपका 1919 में बता दिया, 1919 भी देख लिया। सिख, भारतीय, ईसाई और भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करना। ठीक, तो आपका चौथे नंबर का रहेगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या करते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम है 1861 और भारत शासन अधिनियम 1858, 61, 92, 1909, 1919 और 1935। भारत शासन अधिनियम कितना है ना, 1858 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। भारतीय नागरिक परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है ना, वहाँ पर एक फोटो। फिर उसके बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गए हैं। फिर देखते हैं कि जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, ये क्या है, क्राउन का शासन चल रहा है, क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन लगाया गया है। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 से। अब ये क्या है, पहला ये हो गया ठीक, 1858 का पहले ये हो गया। फिर दूसरा 1858 में क्या हुआ, भारत पर शासन के भार को कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। मतलब कि अब 1858 का जो अधिनियम आया ना, उनमें जो सीटें है ना, तो उनको क्या है अलग अलग करना। ठीक, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या हुआ,
भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय का पद दे दिया गया, ठीक है। और भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन भी किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, कौन से ईयर में, ठीक है। ठीक, ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1858 में। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय का पद दे दिया गया था 1892 में। फिर देखते हैं कि जैसे कि अब यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है, ये वाला सवाल कई बार आ गया है कि जैसे जो धनविधेय जैसे मनी बिल है उसको कैसे रिफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वह है वायसराय का पद का दिया गया था। इसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, भारत के राज्य सचिव है ना, भारत के राज्य सचिव, ठीक है, भारत के राज्य सचिव, और ये क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। वहीं क्विक रिवीजन मटेरियल दिसंबर 2024, ठीक है। इसमें क्या करा है, अब आता है 1861 का। 1861 में विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो विधि निर्माण कब आया था, 1861 में ही आया था। और उसी समय जो आपके जो नोकल वाले ईयरबड्स थे उनको भी अब यूज़ कर सकते हो। फिर देखते हैं विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। वहीं पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। फिर आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि 1861 में आपके विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई। फिर आता विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, उनकी विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया था। किसके अकॉर्डिंग कर दिया था, 1861 के अधिनियम के द्वारा। किसको, बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया था, जो बंद हो गई थी। फिर आता पोर्टफोलियो प्रणाली में पोर्टफोलियो की प्रणाली की शुरुआत की गई थी तथा वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। वहीं बंगाल पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया है। फिर आता है आपका 1852 का आएगा सीधा, ठीक है। 1852 में क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। मतलब कि जैसे इनके घर हैं राजस्थान में, ऐसे पहले बीच में घर बनाते हैं, अगल बगल में बाउंड्री बनाते हैं और कुछ तहखाने भी बना देते हैं, वही उसी वाले की है। इसे मार्लियामेंटो सुधार की भी कहा जाता है। किसको, मार्लियामेंटो सुधार किसे कहते हैं, आपका 1909 वाले अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। तो कितनी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है, वहीं करना आदि, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं आपका 1909 में क्या हुआ कि जो मार्लियामेंटो जी हैं उनने सुधार भी किया था। केंद्रीय और स्वतंत्र योजना बढ़ा गया। परिषदों में विधान परिषद, ठीक है, संख्या बढ़ाई गई। के कार्य में नागाशाही, ठीक है। फिर देखते हैं आपके 1900 हो गया। 1919 भी देख लिया हमने। नायर की द्वैत शासन का आरंभ कहाँ से होता है, 1919 में, इसको ध्यान रखना है। तो द्वैत शासन का आरंभ 1919 में शुरू हुआ। और 1909 में ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया जाएगा, है ना। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मॉडल का प्रावधान, है ना। फिर उसके बाद में भारत के जो राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया पद का सृजन किया गया था, ठीक है। वहीं विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। ठीक है। फिर देखते हैं आपका 1800, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, ग्लिच कर जाता है, फिर उसके बाद में एकदम से स्टार्ट होता है। पर इसकी क्लास ले लेते हैं ऐसे ही अटक के, क्या करें अब, है ना। तो 1800 इसमें क्या कहता है, 1819 में जैसे केंद्रीय स्तर पर जो 2 सदनीय प्रणाली थी, है ना, इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है, जैसे समिति कहते हैं, ठीक है, समिति सीमित मताधिकार, है ना। फिर आता है आपका सिख भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय के लिए पृथक भारतीय रिजर्वेशन मंडल का विस्तार किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 1935 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघीय के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं देखेंगे तो 3 सूचियाँ, ठीक है, 3 सूचियाँ, संघीय सूचियाँ, प्रांतीय सूची तथा संबंधित सूची प्रांतीय स्तर पर
बनाई गई है। वहीं देखें तो व्यवस्था को समाप्त कर इसे जो देशी रियासतों को केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ और संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं संविधान निर्माण, संविधान सभा में संबंधित महत्वपूर्ण क्रिया क्रम विकास देखते हैं, है ना। संविधान में क्रिया विकास क्रम देखते हैं कि क्या क्या है। ताइवान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कवियाँ, ठीक है, जैसे संविधान सभा से संबंधित, है ना, सबसे महत्वपूर्ण अकादमिक, ठीक है, M.N. राय द्वारा पहली बार से संबंधित, ठीक है, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्रिया क्रम होते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक सेकेंड दोस्तों, अब देखो हेडिंग पढ़ो। हेडिंग क्या कहती है? हेडिंग कहती है कि संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्रिया क्रम विकास। जैसे संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, समय के साथ साथ उसमें भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म किए जा रहे थे, उसको क्रम विकास बोल दिया। M.N. राय, ठीक है, M.N. राय पहले भारत स्पष्ट रूप से भारतीय सभा की मांग को आगे बढ़ाया था। किसने? M.N. राय द्वारा पहली बार, ठीक है, पहली बार क्या क्या, पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांगों को आगे बढ़ाया गया है। ठीक, दूसरा देखते हैं 1906 में पहली बार स्वराज की मांग को संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया। वहीं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। फिर वहीं देखें 1940 में आता है, अगस्त प्रस्ताव को 1940 में ले जाते हैं, संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। 1935 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन किया गया था। ठीक, वहीं 1940 क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति की गई है, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं देखते हैं संविधान का प्रारूप तैयार करने पारित किया गया। इसमें प्रस्तावना या उद्देश्य का 395 अनुच्छेद 8 के अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब 1947 9 दिसंबर 1946 को क्या बना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। किसको? आपके पुनीत को अस्थायी न्यूज़ के उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, वहीं दूसरा देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे कम से 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत नहीं करेंगे। वहीं देखें, पीड़ित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को के रूम बनाए गए हैं। ठीक है, वहीं ठीक है, अब देखते हैं इसमें 1946 का 13 दिसंबर 1946 देखते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को। एक मास में 22 जनवरी 1947 को अंग्रेज कर लिया गया था। ठीक है, फिर आता है संविधान का प्रारूप तैयार कर खनिज ठीक है, 1947 का हमने बता दिया अभी। तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया है। इसमें संविधान सभा में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन हुए संविधान सभा में? संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया। ठीक है, इसमें विधायी निकाय बना दिया गया गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में। यह स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। मुस्लिम लीग के सदस्यों को पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों में संबंध तथा संविधान सभा को छोड़ने के बाद इसकी सदस्यता संख्या कम होकर 299 रह गई। ठीक है, फिर देखते हैं आपका 26 नवंबर 1946 में भारत का प्रस्ताव तैयार कर उसे पारित किया गया। इससे प्रस्तावना ऐतिहासिक 1935 में।
अभी 1947 तक देखा है ना। अभी हम देखते हैं, ये हमने करा दिया था। अब 26 जनवरी 1950 को देखते हैं। 26 जनवरी 1950 इस तारीख को भारत के संविधान के प्रारंभ को तारीख है ना लागू होने या अस्तित्व में होने का तरीका कहा गया है। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसलिए जो 26 जनवरी 19 ना उसको इसलिए इसको शामिल किया गया है ठीक है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत है ना। उद्देश्य प्रस्ताव का ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन देखें। ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन में देखते हैं तो क्या है आपका स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत है। शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता में निहित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी वास्तविक शक्तियों का जो स्रोत होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत या आपके ब्रिटिश स्कूल के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या है सभी शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता द्वारा निहित है ना। वहीं शांति एवं लोक सेवा कल्याण का बढ़ावा मिलेगा और अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों तथा वंचित वर्गों से ये रक्षा उपाय होगा। वहीं एक संविधान के उद्देश्य का बना गया और विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक, फिर देखते हैं न्यायिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ये आपके सामने है, आप इसमें से एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा इसमें से। अब आता है संविधान सभा का संरचना। ठीक है, जो संविधान सभा है ना उसकी संरचना देखें तो सदस्य कितने थे, कुल सदस्य थे 389 थे। सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, जबकि 93 सदस्य किसके थे, रियासतों से थे। आंशिक रूप से नामित तथा आंशिक रूप से निर्वाचित। देशी रियासतों के प्रतिनिधि को देशी रियासतों के राजाओं या राज्य प्रमुखों के द्वारा नामित किया गया था, जबकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से चुना गया है। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य देखें, इसमें भारत के सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल हैं। ठीक है, भारत के सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल हैं, किंतु हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी तथा अंगड़ा भारतीय। अब आता है महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। किसके सदस्य नहीं थे, आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य या बड़ी समितियाँ, प्रमुख समितियाँ। ठीक है, प्रमुख बड़ी और समितियाँ के 8 में। अब देखो इसमें क्या कहता है, संघ की शक्तियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। संघ की शक्तियाँ समिति का जो अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति किसके अंतर आती है, सरदार पटेल के अंदर ना। प्रारूप समिति अम्बेडकर है। एडवाइजरी या परामर्श समिति सरदार पटेल। प्रक्रिया नियमन समिति राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए एक सीमित ज्वाइन किसके अंतर्गत आता है भाई, फिर आता है आपका प्रक्रिया हो गया, फिर राज्यों के लिए समिति। ठीक है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और स्टीयरिंग या संचालन सीमित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की समितियाँ देखी, इसमें लघु या छोटी समितियाँ कुल 15 में से 2 प्रमुख हैं, जैसे आपका वित्तीय में स्टॉक समिति और भाषाई प्रांतों से संबंधित। ठीक है, फिर देखते हैं आपका प्रारूप समिति। अन्य सदस्य देखते हैं, अन्य सदस्य वही हैं जैसे कि आपकी प्रारूप कोचिंग में आपके जो सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्या है, NG अयंगर। ठीक है, ये पढ़ाते थे, AK अय्यर पढ़ाते थे। कृष्णनाचारी DP खेतान के स्थान पर ये नाम लिखा हुआ है। वहीं N माधवन राम, ठीक है, BL मित्र के समान क्षेत्र है। वहीं इसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति के अन्य सदस्य। अन्य सदस्यों में देखेंगे कि जैसे अयंगर है, कृष्णनाचारी DP खेतान के स्थान पर आए थे। N माधव राव L मित्र के स्थान पर आए। बाकी के सभी सेम रहे। ठीक है, बीच बीच में वीडियो रुक जाती है ना, इसकी वजह से है थोड़ा सा, क्योंकि लेट है और ये आपकी जो वीडियो है बार में आपकी स्क्रैच हो जाती है, इस वजह से इसको देर लग रही है। अब देखते हैं एडवाइजरी या परामर्श समिति है ना। 5 उप समितियाँ थी।
मूल अधिकार के लिए जेपी कृपलानी समिति थी अल्पसंख्यक, वो तो पहले बहुत सारी जगह पर पूछी गई हैं, लेकिन ये इनको जो एडवाइजरी या परामर्श जो समितियाँ थी ना, अलग से जो समितियाँ थी, उनसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। तो अब हो सकता है कि अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस सी मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के आंशिक रूप से अपर्वजित क्षेत्रों की उप समिति, ठीक है, किसकी थी? GD बारदौले की। और फिर आता है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों को, असम के क्षेत्रों को छोड़कर सभी समितियां। AB ठक्कर, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र सभी उप समितियाँ। संविधान सभा का आलोचना, ठीक है, और आलोचना में इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमें आलोचना से ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का जो है कल कराएंगे, और कल की क्लास में रहेगा आपका ये पार्ट फर्स्ट, आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़, ताकि और भी वीडियो लेके आ सके, क्योंकि हमारा तो खुद का रिवीजन भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, और कंटेंट भी अच्छा है। और आपको जब इसमें मूल मौलिक अधिकार और DPSP और आप मूल कर्तव्य पढ़ोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। थैंक यू।